राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक कुची मिट्टी का घर था। इस घर में 100 साल का एक फकीर अकेला रहता था। आज भी फकीर गहरी नींद में सो रहा था। रात का सुनाटा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फकीर चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंख खुल गई। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहाँ इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। फकीर बस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम सीमा था। फकीर ने जैसे ही सीमा को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उसे देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा न सका। फकीर ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? सीमा ने जवाब दिया, मैं अजमेर जा रही थी मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। फकीर सीमा को देखकर जैसे मदहोश हो गया। वो बोला, अंदर आ जाओ। सीमा घर के अंदर आई। फकीर ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। सीमा लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोले, देखा फकीर वहीं खड़ा है। वो उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। सीमा झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाने के बाद भी फकीर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वो बस सीमा को देखता रहा। सुबह हुई। सीमा ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी फकीर बोला, कहाँ जाओगी? तुम जवान लड़की हो, अजमेर तो यहां से बहुत दूर है। फकीर करीब आया। उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया। बोला, आज की रात रख जाओ, बस एक रात की बात है। सीमा ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? फकीर बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजरें थीं, जैसे मन ही मन कोई चाल चल रहा हो। सीमा उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। फकीर उसे देखता रहा, जैसे वो चाहता हो कि सीमा उसके पास आ जाए। रात हो चुकी थी। सीमा कोने में अपने बस्तर पर लेट गई। फकीर भी अपने बस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया, सन्नाटा गहरा था। फकीर चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सीमा के पास पहुंचा। वो काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से सीमा के माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक सीमा की आंख खुली। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। फकीर उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में खोया हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बना सरहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। सीमा ने तकिया लिया, नाराजी से मुन्ना फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। फकीर वापस अपने बस्तर पर लेट गया। रात को वो खुद से बातें करने लगा, सुबह ही सीमा चली जाएगी। आज मेरा आखिरी मौका था, मगर वो भी चला गया। फिर बोला, नहीं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई चाल चलनी होगी। मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा फकीर आखिरकार सो गया। सुबह हुई। सीमा उठी और फकीर के पास आई। उसने कहा, अगर मेरे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? फकीर उसे कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। फकीर की ये बात सुनकर सीमा हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती आज? फकीर बोला, तुम्हें एक रात और रखना होगा। सीमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है, मैं क्यों रहूं? फकीर ने नर्म आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफला यहां से गुजरेगा और अजमेर की तरफ जाएगा। जब सीमा ने काफला सुना तो उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। उसने सोचा, ठीक है, आज की रात और यहीं रह लेती हूं। फकीर ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। अपने आप से कहा, एक रात और मिल गई। पूरा दिन फकीर उसे दौड़ से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढलने लगी। सीमा अपने बस्तर पर लेट गई। फकीर भी अपने बस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। वो लेटा रहा, पर उसकी आंखें छत को नहीं देख रही थीं। वो कमरे के कोने में सोई हुई सीमा को घूर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वो बस्तर से उठा, चुपके से सीमा के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक सीमा हल्की सी हली। फकीर डर गया कि कहीं वो जाग न जाए। वो घबरा कर वापस अपने बस्तर पर लौट गया, मगर उसने वहीं से सीमा का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, बल्कि कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी।
तभी अचानक सीमा की आंख खुल गई। वो चीख पड़ी, लेकिन फकीर ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वो हड़बड़ाकर अपने बस्तर पर लौट गया, ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीमा सारी रात सोचती रही, ये फकीर मेरे पास क्यों आया था, क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही। सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई, सीमा उठी और फकीर के पास आई। उसने पूछा, काफला आया है क्या? अब मुझे इजाजत दो। फकीर कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफला तो अभी तक नहीं आया। सीमा चौंक गई, कहा, मगर तुमने तो कहा था कि काफला आज आ जाएगा। फकीर ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ आना था, शायद शाम तक आए। सीमा बोली, मैं अब और नहीं रह सकती। फकीर बस सिर हिलाकर चुप रह गया। अब वो घर के आंगन में बैठा था और दूर से फकीर सीमा को उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। सीमा ने मन ही मन कहा, उसकी निगाह मुझे ठीक नहीं लगती। हाँ, मुझे यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। मैं जवान लड़की हूं और उसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। उसने सोचा, ये रात को मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी हाल में रात नहीं रखना चाहिए। शाम को काफला आए या ना आए, मुझे निकल जाना है। फकीर अब भी उसे दूर से देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। शाम हो चुकी थी। सीमा उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले फकीर खुद उसके पास आ गया। उसने कहा, देखो, लगता है काफला अब सुबह तक ही आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रख जाओ। सीमा को गुस्सा आ गया। उसने तेजी से कहा, मैं अब और नहीं रह सकती, चाहे काफला आए या ना आए। मैं अभी यहां से निकल रही हूं, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। फकीर और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़की हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो। उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। सीमा को पूरा यकीन हो गया कि यह सब नई चाल है, मगर उसने सोचकर कहा, ठीक है, रख जाते हैं। फिर सख्ती से बोली, लेकिन ये आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफला आए या ना आए, मैं निकल जाऊंगी। फकीर मुस्कुराया और बोला, ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और ही छिपा था। रात हो चुकी थी। सीमा अब पूरी तरह चौकस थी। वो एक कोने में लेटी रही, मगर उसकी आंखें खुली थीं। वो डर और शक में डूबी थी। धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी कट जाए। फिर बोली, हाँ, बस आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो चुकी हो। फकीर अपने बस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वो बार बार सीमा की तरफ देखता, ये जानने के लिए कि क्या वो सच में सो गई है। जब उसे लगा कि सीमा अब बिल्कुल नहीं हिल रही, उसने आंखें बंद कर लें, लेकिन उसका दिल अब भी करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि सीमा सो चुकी है, वो धीरे से उठा और उसकी तरफ चल पड़ा। काफी देर तक वो चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, जैसे उसके होश हवास टटूल रहा हो। फिर वो सीमा के पैरों के पास बैठ गया, धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाने लगा। तभी सीमा की आंख थोड़ी सी खुल गई। फकीर समझ गया और तुरंत पीछे हट गया। अब उसने उसके माथे को सहलाना शुरू किया। अचानक सीमा ने आंखें खोल दी। उसने घूर कर क्रोट ली और मन्हा नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी जिस्म की हरकत बता रही थी कि वो जाग चुकी है। फकीर चुपचाप उठा, वापस अपने बस्तर पर लेट गया। उसकी धड़कनों में अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो चुकी थी। सीमा उठी और सीधे फकीर के पास गई। उसने तेज लहजे में पूछा, हाँ, आया क्या तुम्हारा काफला, या अब कोई नया बहाना है? फकीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफला तो नहीं आया। सीमा झला उठी, मुझे तो पहले ही पता था कि कोई काफला आने वाला नहीं। तुम मुझे किसी और मकसद के लिए यहाँ रोक रहे हो, मुझे सब समझ आ चुका है। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। चलो, मैं निकल रही हूँ। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर जाने लगी, फकीर अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सीमा बोली, रास्ते से हट जाओ, वरना मैं जोर से चीखूंगी। फकीर धीरे से बोला, तुम्हारी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सीमा गुस्से में चला उठी, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरे बाप की उम्र के हो? कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। फकीर ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दुख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में अजमेर जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। सीमा बोली, तुम्हें यह कैसे मालूम कि मैं अजमेर में किसी को ढूंढने जा रही हूं? फकीर बोला, ये बात मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहां रहती हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। सीमा चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा,
फिर वही चाल। ये फकीर बार बार मुझे क्यों रोक रहा है? आखिर उसे क्या हो गया है? फकीर बोला, मैंने कहा ना, बस एक रात और रह जाओ, कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें अजमेर जाने की भी जरूरत ना रहे। सीमा अब उलझन में थी। वो हैरानी से अपने आप को देखने लगी। ये कैसे जानता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूं और क्या मेरा कोई मसीला है? सीमा के जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उसे फकीर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसने फकीर को धुका दिया और झोंपड़ी से बाहर निकल गई। फकीर उसके पीछे पीछे भागा और पुकारा, रखो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर जाने के बाद सीमा थक कर एक जगह बैठ गई। उसका दम फूल रहा था, मगर दिल में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से फकीर हानपता हुआ उसके पास आ गया। इसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा अब भी राज से भरा हुआ था। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमी लेकिन यकीन भरी आवाज में कहा, वापस इस घर में रह जाओ तो शायद तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत ना पड़े। सीमा ने थिके लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर इतना बता सकता हूं कि तुम अपने शौहर को तलाशने निकली हो। सीमा ये सुनकर हका बका रह गई। उसकी सांस जैसे एक पल को थम गई। हाँ, मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूं। वो काफी अरसे से लापता है। मैंने कई इलाकों में ढूंढा, अब अजमेर की तरफ जा रही हूं। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? इसने चौंक कर पूछा। फकीर बहुत संजीदगी से बोला, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। सीमा ये अजीब शर्त सुनकर घबरा गई। उसने डर, शक और उलझन से फकीर की तरफ देखा। ये फिर कोई नई चाल है क्या? अब ये रात मेरे साथ क्या करने वाला है? वो मन ही मन सोचने लगी। फकीर वहीं खड़ा रहा, बहुत गंभीर और ठहराव से भरा हुआ। उसकी आंखें अभी भी सीमा पर जमी थीं। कुछ देर सोच व विचार के बाद सीमा बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रह जाते हैं। ये सुनकर फकीर का चेहरा खुशी से खुल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। सीमा और फकीर अब वापस घर की तरफ चल पड़े। सीमा आगे चल रही थी, फकीर उसके पीछे। उसकी चाल में अब अतावलपन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर निगाहों में वही पुरानी हलचल अब भी थी। वो मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। सीमा, जो अब बहुत होशियार हो चुकी थी, अपने बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वो जाग रही थी, धीमी आवाज में खुद से बातें कर रही थी और हर आहट पर चौकस थी। फकीर अपने बिस्तर से उसे देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि अब नींद का असर हो रहा है, वो धीरे से उठा और सीमा के पास जाकर बैठ गया। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। सीमा ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। फकीर चुपचाप उठा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार था जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। सीमा पहले से जाग रही थी। इसके चेहरे पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। इस बार उसने बिना कुछ कहे, बिना फकीर से पूछे, वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर जाने लगी, उसकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वो एक नौजवान था, खूबसूरत, रोशन चेहरा, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। सीमा हैरान रह गई। वो उसके पास गई और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। सीमा उसे देखकर हक्का बका रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खसक गई हो। वो जोर जोर से चलाने लगी, क्या ये तो मेरा शौहर नितिन है। वो दौड़कर उस नौजवान से लपट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इसके लिए ये पल किसी जादू से कम न था। सीमा बोली, तुम यहां कैसे आ गए? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूं? नितिन ने उसे गले से लगाए रखा और धीरे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। सीमा की खुशी की कोई अंतहा न रही। बरसों से जिसे ढूंढ रही थी, आज वही उसके सामने था। लेकिन तुम कहां थे? सीमा ने पूछा। और तुम उस फकीर के घर में कैसे पहुंचे? वो आदमी तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नितिन ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले फकीर को बुलाकर लाओ। देखो वो कहां है? सीमा ने झोंपड़ी के हर कोने में ढूंढा, मगर फकीर कहीं नहीं था। वो वापस आकर बोली, वो तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे गायब हो गया हो। कहां चला गया वो? नितिन ने गहरी सांस ली और कहा, वो कहां गया ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन इससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था।
नितिन ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक फकीर और एक बहुत हुसीन लड़की मिली। फकीर एक साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत जवान और दलक्ष। मैंने उनसे मजाक किया। इस लड़की से कहा, तुमने इस फकीर से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। मगर वो लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, इसमें कोई राज भरी कुदरत थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी फकीर जैसा हो गया, उसकी शक्ल मेरी हो गई। फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तो सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। सीमा अब पथराई आंखों से सुन रही थी, उसकी सांसें थम चुकी थीं। लेकिन नितिन आगे बोला। उसने एक उम्मीद भी दी, कहा, अगर तेरे अपने जिन से तो मोहब्बत करता है, तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त गुजारें, तेरी असलियत जाने, तब तो अपनी असली शक्ल में वापस आ सकेगा। और हाँ, एक और शर्त थी, तो खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। सीमा थर थर कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही फकीर थे? नितिन ने सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं ही वो फकीर था। नितिन की बात सुनते ही सीमा जैसे जड़ हो गई। इसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर इन आंसुओं में अब अफसोस था, शर्मिंदगी थी। वो भागकर फिर से उसके गले से लिपट गई। बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। नितिन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शवहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीत पाक थी, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब दोनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, मगर इस बार उनके बीच न कोई राज था, न कोई फासला। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी। राजस्थान की रीत पर फैली हुई तेज धूप में एक काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। हवा में रीत के जरे घूम रहे थे और ऊंटों की गर्दनों पर बंधी घंटियां नर्म आवाज में बज रही थीं। उन्हीं ऊंटों के दरमियान एक छोटे से तांगे में दो लोग बैठे थे, एक जवान औरत और एक शख्स जिसकी आंखों में थिकन के बावजूद इज्म झलक रहा था। ये सीमा और नितिन थे, जो बरसों के बाद एक दूसरे के साथ बैठे थे। उनकी जिंदगी ने ऐसे मोड़ लिए थे कि शायद आम इंसान सिर्फ कस्सों में सुन सकता है। सीमा ने वो दिन भी देखे थे जब उसने अपने शौहर को गुमशुदा समझकर तन्हाई में आंसू बहाए, और वो रातें भी झीली थीं जब जादूगरनी के साए उसके ख्वाबों में आकर उसे डराते। लेकिन आज वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, गोया किसी लंबे और कठिन इम्तिहान के बाद किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया था। सीमा नितिन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, ये सब कुछ ख्वाब सा लगता है। नितिन, कभी लगता था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख सकूंगी। कितनी बार मैंने दुआएं मांगे, कितनी रातें मैंने खौफ और आंसुओं के साथ काटे, मगर आज तुम मेरे साथ हो। नितिन ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम्हारे सब्र और तुम्हारी मोहब्बत ने वो सब कर दिखाया जो मैं तन्हा कभी नहीं कर सकता था। तुम्हारे यकीन ने मुझे अंधेरों से निकाला है। अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत ना होती तो शायद मैं आज भी उसी कैद में होता। सीमा ने अपने आंसू छिपाते हुए मुस्कुराकर सर झुका लिया। उनकी आंखों में बरसों की जदाई के बाद का सुकून और शुक्रगुजारी दोनों झलक रहे थे। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वो अजमेर पहुंच गए। शहर की गलियां अब भी वैसी ही थीं, बाजारों में रौनक, लोग अपने काम में मसरूफ, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका था। जब लोगों ने नितिन को देखा तो हैरानी उनके चेहरों पर फैल गई। कोई कहता, ये तो वही नितिन है जो बरसों पहले अचानक लापता हो गया था। कोई और शक से कहता, क्या ये वाकई वही है या कोई और? लेकिन शहर के बुजुर्गों ने करीब आकर गौर किया तो फौरन पहचान गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, ये वही नितिन है, देखो इसकी आंखों में वही पुरानी सच्चाई है। लोग जमा हो गए और हैरानगी से नितिन और सीमा को देखने लगे। जब हकीकत सब पर अय्यां हुई तो शहर भर में यह खबर फैल गई कि सीमा ने अपने सब्र और मोहब्बत से अपने शौहर को एक ऐसी जादुई कैद से आजाद कराया जिसका जिक्र लोग महज कहानियों में करते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक रात सीमा सो रही थी जब उसने ख्वाब में एक पुरानी मानूस आवाज सुनी। वही जादूगरनी उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। उसने कहा, सीमा, तुमने अपने शौहर को तो आजाद कर लिया, लेकिन याद रखो, मोहब्बत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इम्तिहान अभी बाकी है। सीमा घबरा कर जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नितिन ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सीमा ने हचकचाते हुए कहा, मैंने ख्वाब में फिर उसे देखा। वो कह रही थी कि इम्तिहान अभी बाकी है। नितिन ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, यह सब महज वहम है। वो अब हमारी जिंदगी से दूर जा चुकी है। हमारा रिश्ता सच्चा है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सीमा के दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया जो उसे हर लम्हा बेचैन रखने लगा। महीने गुजरते गए। नितिन खेती बाड़ी में लग गया, जमीन को संभालने लगा और गांव वालों की मदद करता।
सीमा ने घर को संवारना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी अपनी डगर पर वापस आती नजर आने लगी। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती जब तेज आंधी चलती और झोंपड़ी के किसी कोने से सरगोशियों जैसी आवाज आती। सीमा चौंक जाती, दिल कांपने लगता, मगर नितिन हमेशा यही कहता कि यह महज हुआ का खेल है। सीमा खामोश हो जाती, लेकिन उसके दिल में यह सवाल हमेशा मौजूद रहता कि क्या वाकई जादूगरनी खत्म हो गई है या कहीं पर्दे के पीछे अब भी वो सब कुछ देख रही है। एक दिन शहर के बाजार में नितिन की मुलाकात एक बुजुर्ग फकीर से हुई। फकीर ने उसे देखा और फौरन कहा, बेटा, तुम पर जो कैद थी वो टूट गई है, मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। वो जादूगरनी कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, बल्कि एक पुराना बदला चुका रही थी। नितिन चौंक गया और पूछा, कौन सा बदला? फकीर ने आहिस्ता से कहा, सालों पहले तुम्हारे खानदान ने उसके वालिद को धोखा दिया था। इस धोखे की सजा नस्ल दर नस्ल चलनी थी। तुम उस सजा का शिकार हुए, लेकिन तुम्हारी बीवी की मोहब्बत ने उस बदले की आग को बुझा दिया। अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये सुनकर सीमा हैरान रह गई। उसने कहा, तो ये सब हमारा कसूर भी नहीं था, फिर भी हमें भुगतना पड़ा? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिंदगी की आजमाइशें हमेशा कसूर पर नहीं मिलते, कभी ये नसीब की लिखी होती हैं, लेकिन असल ताकत सब्र और सच्चाई में है। तुम दोनों ने वो दिखा दिया है। वक्त गुजरता गया और अजमेर के लोग सीमा और नितिन को एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे।